सो इन लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था why we should follow the health and safety at our workplace. Why is it important to manage safely at workplace? क्यों आवश्यक है कि हम लोग वर्क प्लेस के ऊपर सेफ्टी करें? तो उसके तीन बेसिक रीजंस निकल के आए थे। पहला था मॉरल रीजन था, जिसके अंदर एवरी इंडिविजुअल की कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नैतिक जिम्मेदारी। वो एम्प्लॉयर हो, मालिक हो या फिर एम्प्लॉइज हो, काम करने वाले लोग हों, सबकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। क्या नैतिक जिम्मेदारी होती हैं? कि जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं, द प्लेस वेयर वी आर वर्किंग शुड बी सेफ, फ्री फ्रॉम हैजार्ड्स। वो हजार्ड्स नहीं होने चाहिए, कोई खतरा नहीं होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो खुद सेफली काम करें, जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान ना हो और आसपास काम करने वाले लोगों को भी नुकसान ना हो। तो मॉरल रीजन रिलेट्स टू द मॉरल ड्यूटीज दैट वन पर्सन हैज टू अनदर। हम लोगों की एक ड्यूटीज होती है, जिसकी एक पर्सन के दूसरे पर्सन के ऊपर कुछ ड्यूटीज होती हैं, उसको डिस्चार्ज करना होता है। When health and safety is not managed properly, people get killed, injured in a gruesome way, or sometimes they suffer with terrible diseases that have a massive impact, not only on them but also on their dependents, family, friends and colleagues. अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को कोई मॉरल रीजन की वजह से मेंटेन नहीं करता है तो लोगों को चोट लगती है, वर्कर्स को चोट लगती है, जिसकी वजह से वो सफर करते हैं। सिर्फ वही सफर नहीं करते हैं बल्कि उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी सोसाइटी। सो सोसाइटी एज ए होल कंसीडर दीज इवेंट्स टू बी मॉरली अनएक्सेप्टेबल, and health and safety should not be a price that has to be paid by the worker. Injury should not be a price. कोई वर्कर्स काम करने के लिए हमारे वर्क प्लेस पे आ रहा है, हमारे घर को बनाने के लिए आ रहा है, तो इंजरी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, डिजीज नहीं होनी चाहिए कि वो वर्कर्स काम करने आ रहा है, काम कर रहा है, उसके हम पैसे दे रहे हैं, तो इंजरी और इल हेल्थ उसको नहीं होना चाहिए, है ना। कि वो फीड अपने काम क्यों कर रहा है, अपने फैमिली को फीड कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए, तो उसको इंजरी और डिजीज कॉज किया जाए, हमको हम जानते हुए भी उसको ऐसी जगह भेज दें जहाँ पर इंजरी हो जाए, तो मॉरली इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो पहला तो मॉरल रीजन होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का। दूसरा होता है लीगल रीजन। सो देयर आर सम नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लॉज फ्रेमवर्क। कुछ नेशनल और इंटरनेशनल लॉज होते हैं, का फ्रेम होता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं अपनी कंट्री की, तो फैक्ट्री एक्ट 1948, अमेंडमेंट 87 होता है। BOCW एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट है। उसी तरीके से कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं, जैसे ILO के कन्वेंशन 155, रिकमेंडेशन 164 है, ओशा का लॉ है। डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज को भी फॉलो करते हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल लॉज ने बाउंड किया है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज को, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज के साथ बाउंड किया है कि एवरी एम्प्लॉयर हैज सम ड्यूटीज। सारे मालिकों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कुछ ड्यूटीज हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के अपने एम्प्लॉय के प्रति। मालिक की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वर्कर्स को सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे। मालिक की जिम्मेदारी क्या है? वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, किसी भी हजार्डस प्रोसेस काम के लिए भेजने से पहले उसको ट्रेन करे। मालिक की जिम्मेदारी है कि वो उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे, अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे, उसको सही तरीके से पहनने की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि सेफ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे, यानी जो भी इक्विपमेंट्स उपकरण प्रोवाइड कर रहा है उस फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होना चाहिए, कोई खराबी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कुछ है। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखे, उसके लिए जो फैसिलिटीज हैं, वेलफेयर फैसिलिटीज हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज है, कैंटीन है, फर्स्ट एड है ना, ये सारे यूरिनल्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लॉज ने बताई है, कानून ने बताया है, लॉ ने बताया है ना। अगर लॉ की कंप्लायंस नहीं होती है तो एम्प्लॉयर गिल्टी पाया जाएगा। अगर उसके फिर गिल्टी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, प्रोसिक्यूशन होगा उसके खिलाफ। अगर प्रोसिक्यूशन में पाया जाता है कि हाँ मालिक की गलती है या कमी है या नेग्लिजेंस ऑफ सेफ्टी हुई है यहाँ पर, तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और इम्प्रिजमेंट भी हो जाएगी, जेल भी हो सकती है या उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। तो तीन कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, प्रोसिक्यूशन का हो सकता है, फाइन का हो सकता है, जेल का हो सकता है, या फाइन जेल दोनों हो सकती है मालिक को। उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, उसके पेमेंट रुकवाए जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट कंसर्न अथॉरिटीज के काम है, ठीक है। तो एक तो होता है मॉरल रीजन की वजह से सेफ्टी करना, तो वो कोई करे या ना करे, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। दूसरा है लीगल रीजन की वजह से सेफ्टी करना चाहिए, तो कानून है, उसमें इफ एंड बट नहीं हो सकता है।
लॉ है तो कंप्लायंस करना ही करना है। तो लीगल रीजन की वजह से सेफ्टी को करना ही करना पड़ेगा और विद रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा कि कल को नीड हो तो उसको आपको शो करना पड़ेगा कि रिकॉर्ड्स हैं। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, तो आपने क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की है कि नहीं की है, तो उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं कि नहीं है। चाहे वो टूल बॉक्स टॉक की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है या कोई जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, सारे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हम लोग साथ में रखते हैं। सेफ वर्क प्लेस बनाने की, सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लॉ 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 कहता है कि एम्प्लॉयर की है, मालिक की है। तो आपने सेफ वर्क प्लेस बनाया कि नहीं बनाया, इसका एविडेंस रखना पड़ेगा। कैसे बनाया आपने, जैसे रिस्क असेसमेंट किया हमने, इंस्पेक्शन किया, सेफ्टी सर्वे किया, ये सारी चीजों के रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए ताकि कंसर्न अथॉरिटी अगर कोई पूछती है तो हम आपको उसको दे सके। तो ये तो लीगल रीजन था हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का। तीसरा होता है फाइनेंशियल रीजन। कहते हैं कि व्हेन हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो नहीं होती है तो एक्सीडेंट्स होते हैं, और जितने भी ऑल एक्सीडेंट्स आर कॉस्टली, सारे एक्सीडेंट कॉस्टली होते हैं। कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, किसी में कम कॉस्ट लगती है, किसी में ज्यादा कॉस्ट लगती है, ठीक है ना। ऑल एक्सीडेंट्स आर कॉस्टली। तो कॉस्ट जो होती है उसको हम लोग दो तरीके से काउंट करते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में जो उसके लिए आइसबर्ग थियरी एक का एग्जांपल लिया गया कि समंदर में तैरता हुआ जो बर्फ का चट्टान होता है वो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, स्मॉल सा दिखाई देता है, जैसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो हम लोग को दिखाई देती है, ठीक है ना। जैसे कोई किसी को चोट लगी तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना पड़ेगा, कट लग गया है तो टेड वैक लगाना पड़ेगा, उसका भी तो कुछ एक्सपेंस आएगा ना। उसके लिए बंदा रख रखा है, ऑफिस मेंटेन किया है, उसके कुछ सामान लाए हैं, बैंडेजेस है, क्रीम है, मेडिसिन है, तो कॉस्ट आती है। फिर वर्कर्स अगर सिक हो गया है, चोट लग गई है या सिक हो गया है तो उसको रेस्ट लेना पड़ेगा और उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो वर्कर सिक पे हो जाएगी। ये डायरेक्ट कॉस्ट की जो कंपनी को, मालिक को पे करना पड़ता है। अगर हॉस्पिटलाइज हो गया तो हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ेगी, उसको अपने ऊपर लेना पड़ेगा, उसको पूरा का पूरा हॉस्पिटल का खर्चा कंपनी को उठाना पड़ेगा। फिर अगर उसको चोट लगी है तो कंपनसेशन भी देना पड़ेगा विक्टिम्स को, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि हम लोग को दिखाई देती है सामने में, आसानी से काउंट भी की जा सकती है इसको। फिर उसके अलावा क्या हो सकता है कि कुछ अगर टूट फूट हुई है, कोई क्रेन टूटी है या कोई मशीन खराब हुई है तो उसको रिपेयर कराने में भी खर्चा कंपनी को पे करना पड़ेगा, रिप्लेस कराने में पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई चीज लॉस्ट हो गई है, एकदम खत्म हो गई है, डैमेज हो गया है, कोई प्रोडक्ट ही डैमेज हो गया है, उसका भी खर्चा कंपनी को उठाना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉस्ट है ये। फिर प्रोडक्शन का टाइम कुछ नुकसान होता है जब भी कोई इंजरी होती है, किसी को चोट लग गई, सारे वर्कर्स इकट्ठे हो गए तो काम रुक गया है, तो प्रोडक्शन का जो समय था उसका नुकसान हुआ है। तो अगर फॉर एग्जांपल 10 वर्कर ने 1 घंटे काम रोक दिया तो 10 घंटे का काम रुक गया है, तो 10 घंटे वापस मेक ओवर करने के लिए ओवर टाइम देना पड़ेगा, ओवर टाइम टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, तो उसका भी खर्चा देना पड़ेगा भाई। 1 घंटे का भी ओवर टाइम अगर कराएंगे तो डबल वेजेस देना पड़ेगा, वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके अलावा भी जब कोई वर्कर छुट्टी पे गया चोट लगने की वजह से, फिर वो हाथ उसका ठीक हो गया या पैर ठीक हो गया, ऑपरेट हो गया, फिर उसके बाद जब वो काम पे आता है तो एज इट इज काम नहीं कर पाएगा जैसे उसकी स्किल्स पहले से थी और बहुत अच्छे से काम कर रहा था। उसको किसी हल्के काम में लगाया जाएगा जहां पर पैर की चोट है तो चलना पड़े, बैठना पड़े, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रिहेबिलिटेट करना, दोबारा पुनर्जीवन देना, रिहेबिलिटेशन कॉस्ट आती है। तो नॉन प्रोडक्टिव काम को कराने के लिए भी उसको हम लोग को पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके मतलब क्या है कि रिहेबिलिटेशन कॉस्ट उसके ऊपर, इंजर्ड वर्कर के ऊपर जाती है। ये सामने से दिखने वाली कॉस्ट होती है जो कि बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम होती है, जो हम लोग को दिखाई देती है एक्सीडेंट की। लेकिन बहुत सी बड़ी कॉस्ट, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट जो है वो हिडन होती है, छिपी होती है, जैसे कि इस आइसबर्ग में बर्फ की चट्टान में छोटा पोर्शन ऊपर दिखाई देता है, बहुत बड़ा पोर्शन उसका नीचे छिपा होता है, जिसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा होती है, जिसको काउंट करते हैं तो बहुत ज्यादा निकलती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती है एम्प्लॉयर को, हम लोगों को, लेकिन हिडन होती है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच इनडायरेक्टली अराइज होती हैं as a consequence of the event. Indirect costs are often difficult to quantify precisely. इसको क्वांटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब इस चीज को कैसे हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ स्टाफ फ्रॉम द प्रोडक्टिव ड्यूटीज इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो एक सीनियर की टीम बनाई हमने, मैनेजर को लिया, उसमें 3 मैनेजर को लिया और उसको इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया।
अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर क्लूज इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरलाइन कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे इसको वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन इन आवर लेक्चर्स। तो उसको जब इन्वेस्टिगेट करने में समय जाएगा, उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स बनाएंगे, उसमें समय जाएगा। तो ऐसे बंदे फिर उसके बाद हो सकता है कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में जाना पड़े। कोर्ट में अगर केस गया है तो वो सीनियर बंदों को वहां जाना पड़ेगा, अपने लॉयर से मिलना पड़ेगा, वहां पर बैठना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, हियरिंग्स में रहना पड़ेगा। तो जो एम्प्लॉइज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस और बहुत ही हेल्दी सैलरी पैकेज के, कि 25 लाख रुपए फॉर एग्जांपल किसी की मंथली सैलरी थी जिस मैनेजर की, उसको हम क्या करा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, रिपोर्ट बनवा रहे हैं, तो वो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स पे बैठ के चाय पी रहे हैं वो वकीलों के साथ में। तो ये जो नुकसान हो रहा है, लॉस ऑफ स्टाफ फ्रॉम प्रोडक्टिव ड्यूटीज। उनका काम क्या था कि प्रोजेक्ट को टाइम टू टाइम कंप्लीट करवा करके हैंडओवर करवाना, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, उनके रिलेटिव्स से को डील कर रहे हैं, कोर्ट्स को अटेंड कर रहे हैं, प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। तो इस ये खर्चा जो है वो आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकता, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, जो कि इनकर्ड होती है, चढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फिर कहा लॉस ऑफ स्टाफ मोरल। मोरल का मतलब जैसा कि पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले, है ना, कि कुछ उत्साह होता है तो वो उत्साह खत्म हो जाता है, इंथुजियाज्म खत्म हो जाता है। इंथुजियाज्म अगर खत्म हुआ तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एक बंदा कोई बहुत ही खुशी से काम कर रहा है, हैप्पीली काम कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया होगी, अच्छी होगी, गुड होगी। ही विल प्रोड्यूस गुड, ही विल प्रोड्यूस मच, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, अच्छा प्रोड्यूस करेगा किसी भी काम में अगर हैप्पीली काम कर रहा है। और अगर उसको कोई सैडनेस है, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, तो वो अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो लॉस ऑफ स्टाफ मोरल, उनका इंथुजियाज्म कम होना, विच इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, जो कि किसी व्यक्ति के काम करने की क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट प्रभावित करता है। तो लॉस ऑफ स्टाफ मोरल हुआ तो एक व्यक्ति की स्पीड कम हो गई, क्वालिटी घट गई। तो इसको आसानी से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना हम लोग, कि कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर कॉस्ट ऑफ रेमेडियल एक्शन फॉलोइंग एन इन्वेस्टिगेशन, जब कोई स्टाफ ने आपकी इन्वेस्टिगेट किया और उसका रूट कॉज पता कर लिया कि हाँ इस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो रिमेडियल एक्शन बताया, रिमेडियल एक्शन मतलब सुधार के लिए, जो इम्प्रूवमेंट के लिए बताया, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके ऊपर भी कुछ कॉस्ट आएंगे, कुछ खर्चे आएंगे। वो कॉस्ट और खर्चे क्या आएंगे उसके ऊपर, भाई जैसे हमने कहा कि नहीं लैडर की जगह पर यहाँ पर एक MEWP मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म लगाया जाए, ठीक है ना, जिसको मैन लिफ्ट भी कहते हैं। तो मैन लिफ्ट जो है वो लैडर के कंपैरिजन में ज्यादा खर्चेलू है। तो रेमेडियल एक्शंस के लिए जो कॉस्ट आएगी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। फिर कंप्लायंस विद एनी इन्फोर्समेंट नोटिस सर्व, कभी कभी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल लेबर इंस्पेक्टर आया, उसने देखा कि साइट पर कुछ कमियां हैं, तो वो क्या करेगा कि एक नोटिस देगा, है ना, कि भाई इसको आप सही करा लीजिए, इन्फोर्समेंट नोटिस सर्व कर देता है। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही प्रोसिक्यूशन हो जाए, मुकदमा लिख दिया जाए, नहीं, उसने एक बार आपको बताया, नोटिफाई कराया कि देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये कमियां हैं, इसको आप सुधार लीजिए। तो कंप्लायंस विद एनी इन्फोर्समेंट नोटिस सर्व, अगर उसमें कंप्लायंस किया कि हाँ यहाँ पर ये चीज बैरिकेड होना चाहिए, या टीन से पूरा एरिया कवर कराइए अपना, या जाल से कवर कराइए, तो जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने नोटिस सर्व किया है उसको आप जब कराएंगे तो उसके खर्चे आएंगे ना, तो वो खर्चा इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। फिर एक फॉर एग्जांपल एक वर्कर था, उसको चोट लग गई, एक वेल्डर था, उस चोट लग गई है, उसको रेड आई डिजीज हो गई है उसकी आंखों में रेडिएशन की वजह से वेल्डिंग की, और वो चला गया है 2 हफ्ते की बेड रेस्ट पे, 3 हफ्ते के बेड रेस्ट पे। आपके पास दूसरा वेल्डर है नहीं, तो दूसरा वेल्डर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा, तो उसकी रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आती है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों करना पड़ेगा ना, रिप्लेस करना पड़ेगा उस वर्कर को, उस वेल्डर को, तो उसके लिए खर्चा आएगा, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। फिर और भी जनरल डिफिकल्टीज बहुत सी आएंगी जब रिक्रूट करेंगे, और फिर स्टाफ को रोक के रखने के लिए, तो भाई जाहिर सी बात है कि जब एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है कि वर्कर छोड़ के ही चला जाए, तो उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बढ़ा के वेजेस कुछ लालच देंगे तब वो रुकेगा, ऐसी सारी चीजें करते हैं, तो ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जिसका खर्चा आएगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की जब भी एक्सीडेंट जहां ज्यादा होता है, तो
हमारा एक कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी में हम लोग काम करते हैं, तो एम्प्लॉइज हम अपनी कंपनी के हैं और वो ठेका लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, अपनी बिल्डिंग बनवानी है, हाउसिंग बनवानी है, वो ठेका दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो वो क्लाइंट होता है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो क्लाइंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले उसके डेटाबेस को सर्च करता है और उसके पीछे के क्लाइंटों से बात करता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो जो आप जिस बंदे से काम कराया, आपने अपनी बिल्डिंग बनवाई थी, क्या इसने समय टू समय रहते हुए जो टाइम कमिटमेंट किया था उसमें आपकी बिल्डिंग हैंडओवर कर दी थी आपकी? तो बोलेगा हाँ ठीक है बढ़िया है। कोई एक्सीडेंट या लीगल एक्शन में इसने साइट को फंसाया तो नहीं था? तो कहेगा नहीं, बहुत अच्छी सेफ्टी करता है, कोई एक्सीडेंट्स इसमें नहीं किया इसने और कोई लीगल एक्शन भी नहीं होने दिया, सारी चीजें सेफ्टी को फॉलो करते हुए किया। तो जो कस्टमर है, कस्टमर की नजर में एक गुडविल मेंटेन होती है किसी की। तो गुडविल मतलब नाम, जिसको कहते हैं नेम एंड फेम। तो एक रेपुटेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो कंपनी की रेपुटेशन भी इस चीज पर डिपेंड करती है। अगर ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो स्लो बनेगा, आप समय से प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पाएंगे क्लाइंट को, तो आपकी जो फीडबैक है वो गलत जाएगी। तो आपकी गुडविल जो है वो लॉस हो जाएगी और आपको कॉन्ट्रैक्ट भी शायद कंपनी को आगे ना मिले और मिलने में बहुत मुश्किल हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये तो गुडविल का नुकसान तो समझ लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर दूसरा है कि एक्टिवेशन ऑफ पेनाल्टी क्लॉजेस फॉर द फेलिंग टू मीट द डिलीवरी डेट्स। जब भी हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर बीच में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और वो कहता है कि मुझे 100 दिन में ये हमारी बिल्डिंग बना के दे दीजिए, वो कहता है कि 95 दिन में हम आपको बिल्डिंग हैंडओवर कर देंगे। तो वो क्लाइंट कहता है अगर एक भी दिन डिले किया तो आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, आपके पेमेंट से पैसे काट लेंगे। कहेंगे ठीक है, 1 करोड़ रुपए एक दिन का हम काट लेंगे फॉर एग्जाम्पल। 95 दिन में उस साइट को डिलीवर करना था। हमने कैलकुलेट करके रखा था हमारे पास कितने लेबर दिन में काम करने वाले हैं, कितने रात को काम करने वाले हैं। तो एक लेबर से फॉर एग्जांपल 8 घंटे काम करा सकते हैं और 100 लेबर हैं तो 800 घंटे हमारे काम हो जाएंगे। एक दिन में 800 घंटे काम करा सकते हैं 24 घंटे में हम शिफ्ट चेंज करके। तो आप मान के चल रहे हैं कि भाई 800 घंटे आपने काम कराया है तो इतने दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब जब एक्सीडेंट होता था तो लोग काम रोक देते थे, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट था वो स्लो हो गया, डिले हो गया। जब डिले हो गया जब डिले हो गया हमारा प्रोडक्ट, तो उसमें हमारी प्रॉब्लम्स आने लगी। प्रॉब्लम्स आने लगी जब हमको डिलीवर करने में समय लगने लगा तो हमारे ऊपर फाइन लगाना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब जब फाइन लगाया तो 1 डे की, एक दिन की जो फाइन उसने लगाई, 1 डे की जो फाइन लगाई वो 1 करोड़ लगाई। तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो उस पर लॉस होने लगा, नुकसान होने लगा। जब प्रोडक्ट का नुकसान हुआ, हमारे प्रोजेक्ट का नुकसान हुआ, लॉस हुआ हमारा, तो फिर क्या हुआ कि हमारा जो है ओवरऑल लॉस हो गया। भाई 1 करोड़ रुपए अगर पर डे का एक चार्ज लगा रहा है हमारे ऊपर, तो ये इश्यूज है हमारे लिए, है ना? तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो लॉस ऑफ गुडविल हो जाएगा। फिर एक्टिवेशन ऑफ पेनाल्टीज क्लॉजेस फॉर फॉलिंग टू मीट द डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट्स पे आप डिलीवर नहीं करेंगे तो उस पर पेनाल्टीज लगा दी जाएगी। फिर डैमेज टू पब्लिक इमेज एंड बिजनेस रेपुटेशन। क्या होता है कि अगर ज्यादा एक्सीडेंट होगा, डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट, डिले आप डिलीवर नहीं करेंगे क्लाइंट को समय से, तो हमारा क्या होगा, जो पब्लिक की इमेज है, हमारी जो इमेज बनी हुई है हमारे क्लाइंट्स की, हमारी नजर में जो बिजनेस की जो रेपुटेशंस है हमारी, वो क्या हो जाएगी, 100% डैमेज हो जाएगी। तो जब डैमेज हो जाएगी हमारी रेपुटेशंस तो हमको हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा आगे, तो हमारे लिए इश्यूज हैं। डैमेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, परहैप्स लीडिंग टू क्या, वर्कर्स अनरेस्ट। भाई जो हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं हमारी, वो खराब हो जाएंगी। इंडस्ट्री जो वर्कर्स है वो अनरेस्ट कंडीशन में है, तो हमारे रिलेशन गड़बड़ हो जाएंगे, है ना? लुकिंग एट द अबव ऑफ इज प्रूव्ड बियॉन्ड द डाउट। कहा कि बहुत सी चीजों को जब ऊपर आपने देखा, भाई डायरेक्ट कॉस्ट को देखा, आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट को देखा, तो जब देखा कि डायरेक्ट कॉस्ट तो फिर भी ऐसी थी जिसको हम मैनेज कर सकते थे, यानी वो बहुत अधिक नहीं थी जिसको आप पे कर सकते थे, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट थी वो तो बहुत ज्यादा निकल के आई।
अब इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा निकल के आई कि हमारी गुडविल लॉस हो गई, हमारी डैमेज ऑफ रेपुटेशन हो गई, हमको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो गए, तो हमारी ओवरऑल कंपनी ही हमारी खत्म हो गई। तो जब भी फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी की बात होती है तो कॉस्ट की बात आती है। हम लोग कहते हैं कि जब भी हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता है तो एक्सीडेंट्स होते हैं, और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट निकल के सामने आती है। डायरेक्ट कॉस्ट को आसानी से मैनेज किया जा सकता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को आसानी से मैनेज नहीं किया जा सकता है। अच्छा, दो चीजें फिर इसमें और निकल के आती हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि इंश्योर्ड होती हैं, कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो अनइंश्योर्ड होती हैं। तो इंश्योर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि जिसको इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, और अनइंश्योर्ड कॉस्ट वो होती है जिसको कंपनी के मालिक को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड दो कॉस्ट आती हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इंश्योर्ड कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं? इंश्योर्ड कॉस्ट में होती हैं कि जैसे हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? इसको हम लोगों ने इंश्योर्ड करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है। व्हीकल्स इंश्योरेंस है, बिल्डिंग इंश्योरेंस है, प्लांट इंश्योरेंस है। अगर ये टूट फूट होती है, इसके अंदर कुछ डैमेज होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू क्लेम करा लेते हैं, क्लेम मिल जाता है उसका। दूसरा क्या है कि वर्कर्स को हम लोगों ने इंश्योर्ड करा रखा है। वर्कर्स को चोट लगती है, वो हॉस्पिटल जाता है, उसको हम लोग को मेडिकल कराना पड़ता है, मेडिकल का खर्चा आता है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। कंपनसेशन हमको देना होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देती है। ये इंश्योर्ड कॉस्ट है जो कि वर्कर्स को अपनी पॉकेट से नहीं पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। लेकिन इसके अलावा कुछ अनइंश्योर्ड कॉस्ट होती है। अनइंश्योर्ड कॉस्ट कौन सी होती है? जिसका इंश्योरेंस कंपनी जिसको पे नहीं करेगी, वो हमारे मालिक को, हमारी कंपनी को हिट करते हैं। जैसे अब प्रोडक्शन में डिले हो गया, अगर जैसे लॉस हो गया, भाई समय वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं सही से, सही टाइम पे काम नहीं किया, भाई 4 वर्कर्स ने काम रोक दिया, एक दिन काम रुक गया, तो प्रोडक्शन डिले जो है उसका डाउन टाइम जो है वो उसको इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, पॉकेट से पे करनी पड़ेगी। लॉस ऑफ मटेरियल या प्रोडक्ट हुआ है, हमारा प्रोडक्ट लॉस हो गया है, मटेरियल का नुकसान हो गया है, वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, उसको हमको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। एक्सीडेंट का जो इन्वेस्टिगेशन टाइम की जो खराब हुआ है, उसमें जो पैसा उसका नुकसान हुआ है, कॉस्ट जो गई है, वो अनइंश्योर्ड है। इमरजेंसी सप्लाईज एंड फर्स्ट एड की जो फैसिलिटीज हमने दी है, मेडिकल जो फैसिलिटीज दी है, वो अनइंश्योर्ड है। क्लीनिंग अप द साइट्स, जब कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो साइट्स को क्लीन कराना पड़ता है, वो अनइंश्योर्ड है। अब मुकदमा चला, उसके बाद क्रिमिनल फाइन्स लगाई गई, लीगल कॉस्ट आया, मुकदमे का खर्चा, फिर फाइन्स लगाई गई, ये क्रिमिनल फाइन्स है, इसको ये इंश्योर्ड नहीं, अनइंश्योर्ड कॉस्ट होती है। सिक पे ऑफ द इंजर्ड वर्कर, कोई बीमार हो गया है उसको सिक पे देना पड़ेगा, वर्कर्स को रेस्ट करेगा, उसको भी हम लोग को सैलरी वेजेस देना पड़ेगा। तो सिक पे अनइंश्योर्ड होती है, वर्कर मालिक को अपनी पॉकेट से देनी पड़ती हैं। ओवर टाइम टू मेक अप फॉर द लॉस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में डिले हुआ है तो चाहे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 घंटे आपको ओवर टाइम कराना है तो 10 वर्कर से 1-1 घंटे काम ओवर टाइम कराना पड़ेगा। ये ओवर टाइम कराने का पैसा पॉकेट से देना पड़ेगा, तो ये इंश्योर्ड नहीं होती हैं। नए वर्कर्स को हायर करना, उसको नई ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, टेम्परेरी वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको कॉम्पिटेंट बनाना, इसका जो एक्सपेंस आता है ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन का, वो अनइंश्योर्ड होता है, उसको कंपनी को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो बिजनेस का रेपुटेशन हमारा डैमेज होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने में प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी नए नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, तो इनको फिर जो है, जो रेपुटेशन का लॉस हुआ है, ये सबसे बड़ा नुकसान जिसको हम लोग कहते हैं, लॉस कहते हैं, वो लॉस ऑफ गुडविल होता है ना। तो गुडविल का नुकसान, रेपुटेशन का नुकसान, वो सबसे बड़ा नुकसान होता है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, और ये अनइंश्योर्ड कॉस्ट होता है। तो कहा गया कि इन जनरल सी बात कही गई कि इन जनरल कहा कि जो अनइंश्योर्ड कॉस्ट होते हैं वो यूजली 2 to 10 टाइम्स एक्सपेंसिव होते हैं डायरेक्ट कॉस्ट से, जो कि इंश्योर्ड होते हैं। यानी जो अनइंश्योर्ड कॉस्ट हैं वो ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू इंश्योर्ड कॉस्ट के। तो अनइंश्योर्ड कॉस्ट में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि एक तो डिफिकल्ट होता है कि इनको हम क्वांटिफाई कर सकें कि कितने का नुकसान हुआ है। ये क्वांटिफाई नहीं कर, क्वांटिटी में नहीं बता सकते,
है ना, इसको मेजरेबल नहीं होता है, इसको हम नाप नहीं सकते कि 1 करोड़ का हुआ कि नुकसान, कि 2 करोड़ का हुआ है, कि 5 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जब हम लोग देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं, तो हम लोग को पता ये चलता है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो कम होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में भी जो अनइंश्योर्ड कॉस्ट होते हैं, जिसको कंपनी को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, वो भी ज्यादा नुकसानदेह होता है इन कंपैरिजन टू द इंश्योर्ड कॉस्ट के। तो कहा कि हेल्थ एंड सेफ्टी को सिर्फ यही फैक्टर्स मैनेज नहीं करते हैं कि क्यों सेफ्टी करना चाहिए भाई, मॉरल रीजन की वजह से, फिर उसके साथ में फाइनेंशियल रीजन की वजह से सेफ्टी करना चाहिए, लीगल रीजन की वजह से सेफ्टी करना चाहिए। फिर भी उसके अलावा बताया कि कुछ और भी सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि वर्क प्लेस की हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, प्रभावित करते हैं। पहली चीज बताई कि इकोनॉमिक क्लाइमेट, हमारी इकोनॉमिक क्लाइमेट कैसी है साइड की, वो हमारे सोच जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो फैक्टर्स हैं, वो उसमें से एक इकोनॉमिक क्लाइमेट है जो कि इन्फ्लुएंस करती है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी को गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो एक फैक्टर होता है वो भी इफेक्ट करती है। फिर रिस्क की प्रोफाइल जो होती है हमारे जो इंडस्ट्री के अंदर, जो हजार्ड्स और लेवल ऑफ रिस्क का है, लेवल ऑफ रिस्क है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। फिर ग्लोबलाइजेशन कितना है, यानी कि ग्लोबली कितना हम उस चीज को देख रहे हैं, उस चीज को, हेल्थ एंड सेफ्टी को, तो उस ये भी मैटर करती है। वर्कर्स का जो माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह वर्कर का जाना, ये भी फैक्टर्स हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करता है। फिर उसके बाद हर एक लेवल, नेशनल लेवल होता है, नेशनल लेवल के ऊपर एक सिकनेस और इनकैपेबिलिटीज लेवल पाया जाता है। कहीं जगह, किसी जगह पर सिकनेस लेवल बहुत हाई होती है, किसी जगह पर सिकनेस लेवल कम होती है, बीमारी होने के चांसेस ज्यादा, कहीं पर कम होती है। सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इक्वालिटी, ये फैक्टर्स, यानी कि ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को। अच्छा, साइड के ऊपर जो बेसिक सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लगभग कहीं किसी भी कंट्री में आप जाइए, चाहे इंडिया में काम करिए, चाहे आप यूएसए में काम करिए, चाहे आप यूके में काम करिए, चाहे आप गल्फ कंट्रीज में काम करिए, कहीं पर भी काम करेंगे तो एक बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमारी कंपनीज के, हर कंपनीज के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर इंडस्ट्रीज के अंदर, वो यहाँ पर क्या बताती हैं कि बेसिक से मोस्ट नेशनल लॉज विल टॉक अबाउट द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स। मोस्टली जितने भी लॉज हैं वो इन्हीं बेसिक जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आपको फुलफिल करना है अपनी वर्क प्लेस पे, इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज क्या होती है, सेफ प्लेस ऑफ वर्क। जो भी लॉज, जितने भी लॉज उठाएंगे आप, फैक्ट्री एक्ट 1948 पढ़ लीजिए, ओशा का एक्ट पढ़ लीजिए, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क 1972 पढ़ लीजिए, कहीं का भी एक्ट पढ़ लीजिए, कहीं का रूल्स पढ़ लीजिए आप, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ कन्वेंशन 155 रिकमेंडेशन 164 पढ़ लीजिए, कहीं पर भी कुछ भी पढ़ेंगे, ज्यादातर जगह पर आप, अधिकतर जगह पर देखेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि सेफ प्लेस ऑफ वर्क, सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट। It is the responsibility of employer to provide the safe place of work to the employee. Safe workplace provide करिए employees को। What does it mean? Safe workplace का क्या मतलब होता है? A workplace which is free from hazards is called safe workplace. एक workplace जो free of hazards हो and जहां पर risk level एक कंट्रोल फॉर्म में हो, जहां के रिस्क जो है वो एक कंट्रोल लेवल्स में हो, उस प्लेस को हम लोग सेफ वर्क प्लेस कहते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट में सेफ प्लेस ऑफ वर्क, पहली चीज। दूसरा, सेफ प्लांट एंड सेफ इक्विपमेंट। दूसरी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सेफ प्लांट एंड सेफ इक्विपमेंट। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948, it is the responsibility of employer to provide the safe equipment and safe plant to the employee. मालिक की जिम्मेदारी है कि वर्कर्स, एम्प्लॉइज को सेफ इक्विपमेंट, सेफ प्लांट प्रोवाइड करे, सेफ मशीनरी प्रोवाइड करे। फिर कहा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू डेवलप द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है, आगे डिस्कस करते हैं। हर एक काम को करने का एक स्टेप वाइज तरीका होता है, उसको डेवलप किया जाता है।
लिखा जाता है, रिटन स्टेप्स में होते हैं कि पहले ये करना, ये करना, ये करना, स्टेप बाय स्टेप। देन बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स में इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। इंफॉर्मेशन, वर्कर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, सारे हजार्ड, सारे खतरे, सारे काम के बारे में। फिर उनको इंस्ट्रक्ट करिए कि किस तरीके से काम करना है, फिर यानी ये करना, ये नहीं करना है। फिर उनको ट्रेनिंग दीजिए कि काम को कैसे करना है। फिर उस पर सुपरविजन मेंटेन करिए, खड़ा करके एक बंदे को दिखवाइए कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहे। फिर कॉम्पिटेंट वर्कर, वर्कर्स का कॉम्पिटेंट होना। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? वर्कर एन एम्प्लॉय हु इज एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज एजुकेटेड, जो क्वालिफाइड हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, उसे हम लोग कॉम्पिटेंट वर्कर कहते हैं। तो बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? 5 चीजें आती हैं बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स में। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं, सारे रूल्स कहते हैं सेफ प्लेस ऑफ वर्क, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन एंड कॉम्पिटेंट वर्कर। तो बताया द above 5 रिक्वायरमेंट फॉलो अ सर्टेन लॉजिक दैट वी शुड नो। जो 5 रिक्वायरमेंट्स ऊपर की बताई गई हैं, बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की बताई गई हैं, जो कि लगभग सारी साइट के ऊपर इसी तरीके से सेफ्टी को फॉलो किया जाता है। तो 5 जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, सर्टेन जो लॉजिक्स हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। ओनली देन कैन वी अप्रिशिएट इट्स इफेक्टिवनेस। अगर इसको हम लोग भली भांति जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, तो सेफ्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर इसको हम लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो सेफ्टी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, इसी बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्राइसलेस टाइम। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो।